हेलो दोस्तों। तो दोपहर के 1 बजे हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी अगली वीडियो, जिसमें हम कवर कर रहे हैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम आरआरबी ग्रुप डी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो आरआरबी कराती है उन सभी के क्वेश्चन को हम लोग इसमें देख रहे हैं। साइंस जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है, क्योंकि यही आपकी सफलता में रोड़ा बनता है। क्योंकि आप फिजिक्स और अन्य सब्जेक्टों पर उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना मैथ और रीजनिंग पर ध्यान देते हैं। तो यह इसलिए आपका थोड़ा सा वीक एक सब्जेक्ट रह जाता है। तो उसी को हम एक नई मजबूती, नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए, आपकी सफलता की गारंटी देने के लिए हम लेकर हाजिर है उन सभी प्रीवियस ईयर वीडियो को, जिनको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब देखे रहेंगे इनको, इनका तरीका मालूम रहेगा, तो आप एग्ज़ाम में जाकर उन प्रश्नों को फोड़ देंगे और सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं, क्योंकि जानते ही हैं कि कंपटीशन कितने टफ लेवल का हो चुका है। तो हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 751 पे, क्योंकि इसके पहले हम 750 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। जबकि यदि देखा जाए तो ये 851 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पहले हम लोग 851 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। जबकि नंबरिंग गलत होने के कारण 851 प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई भी हो, क्वेश्चन तो हम लोगों को देखना ही देखना है। और हम लोग कम से कम 2000 से 4000 प्रश्न को कवर करेंगे, तो निश्चित तौर पे कोई एग्ज़ाम बचने वाला नहीं है आपसे। साइंस में तो सोच लीजिए कि वीक पॉइंट तो बचेगा नहीं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 751 पे। कह रहा है कि घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है। तो घनत्व आप जानते हैं कि घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है, क्योंकि D इज इक्वल टू यम अपॉन में भी होता है, आप जानते हैं। तो इससे हमारा द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 752 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। तो आप जानते हैं कि लोहे की जो कील होती है उसका घनत्व कहीं ज़्यादा होता है, इसलिए लोहा हुआ, पत्थर हुआ, इन सबको फेंका जाता है नदी में या समुद्र में, तो डूब जाते हैं घनत्व अधिक होने के कारण। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि चांदी का घनत्व 10.8 × 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब है, तो पानी का घनत्व 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब है। तो चांदी का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करिए। तो आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप यदि नहीं पता है आपको, तो आप इसकी पहले वाली वीडियो नंबर 10 वाली वीडियो जाकर जरूर देखें। तो देखिए यहाँ भी आप उसका देख सकते हैं कि आपेक्षिक घनत्व इज इक्वल टू होता है चांदी का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो जब आप चांदी का घनत्व दिया है और पानी के घनत्व से भाग देंगे, तो 10⁻³ और केजी मीटर प्रति क्यूब कट जाएगा, तो बच जाएगा 10.8 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सापेक्षिक घनत्व के बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है। तो इसका सही जवाब होगा कि पदार्थ के घनत्व बटे पानी के घनत्व। जैसे आपने अभी देखा था कि चांदी का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो यह ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। कह रहा है कि किसी पदार्थ का, अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व क्या है। तो किस अपेक्षिक घनत्व क्या होगा। तो आप जानते हैं कि पानी, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ऑप्शन नंबर सी। फिर वही क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग एग्जामों में। देख लीजिए, एक 2000 आरआरबी जेई 2019 में, और वो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। तो क्वेश्चन कहाँ जाएंगे आपसे बच के। आप सिर्फ तैयारी करिए जमकर, इनको सॉल्व करिए, देखिए ध्यान से, सब कुछ आपका होगा हो। कह रहे हैं कि कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा में होती है, तो क्या होती है, किसमें गतिज ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है। तो गैसों में गतिज ऊर्जा। आप जानते हैं कि गैस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं, तो उनमें गतिज ऊर्जा अधिक होगी। आगे कह रहे हैं कि वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है। तो आणविक आकर्षण किसमें अत्यधिक दृढ़ होता है, वो तो ठोसों में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि गैसों में आणविक गति के लिए वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है यह पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है।
गति के साथ अणुओं का अंश नहीं बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, यही ऑप्शन नंबर हमारा गलत है, बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैस अणुगति सिद्धांत काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के अनुसार परम शून्य ताप की प्राप्ति तभी होती है, कब होती है, जब गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो। नहीं तो गति करेंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी टकराव से और तापमान शून्य नहीं हो पाएगा। तो परम शून्य ताप की प्राप्ति तभी होगी जब उनकी गतिज ऊर्जा शून्य होगी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ठोस, द्रव, गैस द्रव में विसरित होते हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों द्रव में विसरित हो जाते हैं, मतलब फैलते हैं। तो विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो विसरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। गैसों की विसरण की दर ठोस की तुलना में अधिक होती है। गैस ज़्यादा फैलते हैं ठोस और द्रव की तुलना में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? हो तो वाष्पीकरण घटेगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र की दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं को क्या करता है? तो गैस की अणुओं पर टकराने से उनका संवेग में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी। देखिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा भी दिया है, गतिज ऊर्जा का क्षय होगा, बिल्कुल गतिज ऊर्जा का क्षय होगा, लेकिन जो सही विकल्प वो हमारा है वो दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बी एक तरह से सही हो सकता था यदि डी नहीं दिया होता तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात न घटता है न बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला ऊष्मा से अब हम लोग देखेंगे। ऊष्मा से, हीट से, तापमान एंड तापमान मापन, टेम्परेचर एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इनसे क्वेश्चन अब रिलेटेड देखेंगे हम लोग। तो कह रहा है कि लगभग केल्विन पर, कितने केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो आप जान लेंगे कि 277 केल्विन पर और 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो 4 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 में 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 277, और यही ऑप्शन नंबर हमारा सी होता है, क्योंकि केल्विन में बदलना होता है तो सेल्सियस में 273 को जोड़ दिया जाता है तो वह केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। अगला पूछ रहा है कि 37 डिग्री सेल्सियस तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो आप तो एक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, ये देख लेंगे क्योंकि इन पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि C/5 और इज इक्वल टू F-32/9, इस वाले फॉर्मूले पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और बन भी सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अभी आप देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो C के जगह पे डिग्री सेल्सियस को रख देते हैं, F की जगह फ़ारेनहाइट को रख देते हैं, और केल्विन में यदि बदलना होता है तो 273 में डिग्री सेल्सियस को जोड़ देते हैं तो केल्विन में बदल जाता है। तो आगे चलेंगे, बाकी जैसा होगा वैसा हम बताते चलेंगे अगले क्वेश्चन को। कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 32 के होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। कैसे अब निकला है 32? तो उसी फॉर्मूले पे C/5 इज इक्वल टू F-32/9 उस पर रख के आप निकाल लेंगे। तो 0 सेंटीग्रेड तो 0/5 कर देंगे और उसके बाद F-32/9 कर देंगे, फ़ारेनहाइट में निकाल लेंगे सॉल्व करके। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 767 नंबर क्वेश्चन, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो 12 डिग्री सेल्सियस पे हो द्रव अवस्था में रहेगा। यदि वाष्प अवस्था दिया होता तो उसमें भी कह सकते थे, लेकिन द्रव अवस्था रहेगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है कि 200 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 200 डिग्री सेल्सियस को हम कन्वर्ट करना है तो 200 डिग्री सेल्सियस बटे 5 इज इक्वल टू F-32/9 उस पर रख के हल करेंगे, आ जाएगा हमारा -228 डिग्री सेल्सियस, ये सॉरी फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर
हमारा बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पानी का हिमांक बिंदु है तो पानी कितने पे हिम हो जाएगा, हो बर्फ हो जाएगा, तो 32 डिग्री प्लस 32 फारेनहाइट पे। क्योंकि इस 32 फारेनहाइट को जब आप सेल्सियस में बदलेंगे तो एक कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस में, तो 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ बढ़ना चालू हो जाता है, तो उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर डी 32 फारेनहाइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है 770 कि माइनस 273.15 माइनस कह रहे हैं कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, तो 0 केल्विन के बराबर होता है। माइनस वाला है ना डिग्री सेल्सियस, यदि प्लस होता तो यदि 0 को हम इसमें जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 273 प्लस को जोड़ दें तो केल्विन में हो जाएगा, तो 273.15 273.15 से कट जाएगा तो आ जाएगा कितना, 0 केल्विन। ऑप्शन नंबर ए। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। परम शून्य ताप को दर्शाता है, तो परम शून्य ताप किसको दर्शाता है, तो 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम को परम शून्य ताप किसको दर्शाता है, तो 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम को दर्शाता है। याद रख लेना है आपको। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे, क्रायोजेनिक को दर्शाता है, तो क्रायोजेनिक को कौन दर्शाता है, कम तापमान दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो कौन सा तापमान अधिकतम घनत्व दिखाएगा हो, तो ऑप्शन नंबर बी, अभी आपको बताया था तो ऊपर कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगला कह रहा है कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। वही फिर क्वेश्चन पूछ दिया है। ये आरआरबी जेईई 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और वो 2018 का क्वेश्चन था, 16 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। 2021 में एनटीपीसी में पूछा है। देखिए वही क्वेश्चन घुमा घुमा पूछते हैं। तो जल का घनत्व पूछ रहा है, अधिकतम होता है, तो क्या करेंगे, केल्विन में 4 जोड़ देंगे, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है ना, तो 273 में 4 जोड़ देंगे, 277 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यही क्वेश्चन पहले भी मिला था। फिर कह रहा है कि केल्विन तापमान का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, तो कक्षीय तापमान कितना होगा, वो तो 273 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे सी दिया भी है कि कक्षीय तापमान 273 होता है और 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है सेल्सियस में, और 98.4 फारेनहाइट में होता है, और केल्विन में 273। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 277 कह रहा है कि 277 नंबर की 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन तापमान में पैमाने में परिवर्तित करें, तो परिवर्तित करेंगे तो आ जाएगा हमारा 645 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी। क्यों कह रहा है कि 273 में क्या करना है, जब सेल्सियस में दिया होता है तो उसे केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं, तो 372 प्लस 273 आ जाएगा हमारा 645। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत आसान है वो। देखिए यहाँ पे दिया भी है 273.15 और गुणे 372 जोड़ दीजिए, आसानी से आ जाएगा। कह रहा है कि सेंटीग्रेड पैमाने को सेंटीग्रेड जो तापमान के माप की यूनिट है, निम्नलिखित में से किसके नाम पर नामित है, तो सेल्सियस देखिए कहाँ दिख रहा है, तो एंडर्स सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी। इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है, कभी नहीं। एंडर्स सेल्सियस याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्सियस एवं फारेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर एक समान पाठ्यांक प्राप्त होता है या दर्शाए जाएंगे, तो -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस हो या -40 फारेनहाइट हो, दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, तो समान हो जाएंगे। अर्थात -40 डिग्री रखेंगे तो सेल्सियस पैमाना भी बराबर होगा और उस पर फारेनहाइट पैमाना भी बराबर होगा। मतलब जब इस C/5 F -32/9 वाले फॉर्मूले पर रख के सॉल्व करेंगे तो दोनों की वैल्यू समान आएगी, तापमान दोनों का समान आएगा। तो याद रखना है कि फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस किस पे बराबर होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पे या -40 डिग्री पे। आगे देखेंगे, परम शून्य ताप की प्राप्ति होती है, तो कब होती है परम शून्य ताप की प्राप्ति, तो ऑप्शन नंबर सी, -273 डिग्री सेल्सियस ताप शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है। तो कब ताप शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है, जीरो एब्सोल्यूट कब होता है, एब्सोल्यूट जीरो कब किस होता है, मतलब वही परम शून्य ताप हो, परम शून्य ताप पूछ रहा है। तो परम शून्य ताप कब होगा, जब आणविक गति शून्य होगी, अर्थात जब तंत्र के अणुओं की गति शून्य हो जाए, तो उसमें टकराव नहीं होगा, उसमें ऊष्मा नहीं होगी, तो परम शून्य ताप पे पहुँच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर इसका तापमान कितना होगा? तो केल्विन पैमाने में क्या करेंगे, 273 और प्लस 78 जोड़ देंगे। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 9 10 11, तो 11 मतलब कि 351 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा डी सही जवाब। आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, मैथ के स्टूडेंट इतने कमज़ोर थोड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है। कह रहा है कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्नलिखित में से क्या करना होगा? तो क्या करना होगा, वो केल्विन इसको सेल्सियस से केल्विन पैमाने में बदलना है। तो 273 जोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आपको साफ साफ कि सेल्सियस में क्या करते हैं, तो 273 को जोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस तापमान का मान कितना होगा जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? तो सामान्य कितना हो, तो 98.6 फारेनहाइट होता है और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो याद रखेंगे, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि मानव का सामान्य तापमान कितना होता है? तो सेल्सियस में पूछ रहा होगा, तो सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, और नहीं तो फारेनहाइट में पूछ रहा है तो 98.6 फारेनहाइट। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला यहाँ पे देख लेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस भी दिया, लेकिन 37 फारेनहाइट यहाँ पे दिया है। सी वाला ऑप्शन, बी वाला सही होगा। ठीक है, अगला को पूछ रहा है कि 273 केल्विन का मान होगा। 273 केल्विन का मान कितने के बराबर होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस के, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस जोड़ेंगे 273 में तो उतना ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला कह रहा है निम्नलिखित और सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच का संबंध बताइए। उनके बीच क्या संबंध होता है? तो आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन तापमान का मात्रक नहीं है? तो तापमान का मात्रक कौन नहीं है हो? तो देखिए, फारेनहाइट है, सेल्सियस है, केल्विन है। ऑप्शन नंबर बी इसका। पास्कल तो दाब का होता है, तो यही हमारा गलत जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस तापमान पर पानी तरल और ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान होता है? तो किस पर, तरल भी हो और ठोस भी हो सकता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन नंबर बी, तरल भी रहता है और ठोस भी उस पर हो सकता है, उससे नीचे जाएगा तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? तो केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक हो जाएगा जो 273.15 केल्विन हो जाएगा। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक मतलब उससे कम होगा तो बर्फ बनना चालू हो जाएगा। 273.15 अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। फिर कह रहा है कि बर्फ का गलनांक बिंदु है, तो बर्फ का गलनांक बिंदु क्या हो जाएगा हो? तो 273 केल्विन हो जाएगा बर्फ का गलनांक बिंदु। यहाँ से इससे ऊपर तापमान करेंगे तो वो पिघलना चालू हो जाएगा, गलना चालू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है कि केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप पर होगा क्या करना होगा? केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। तो आप बता सकते हैं कि घटाना पड़ेगा हो, कि क्योंकि केल्विन में है तो अधिक मान होगा ना, तो उसे घटा देंगे 273.15 को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर कह रहा है अगला कि अब हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा चालन एवं विकिरण, थर्मल कंडक्शन एंड रेडिएशन। अब इन पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि घन वस्तु में ऊष्मा का चालन की दर पर निर्भर नहीं करती है। तो किस पर निर्भर नहीं करती है? तो घर्षण पर निर्भर नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी और सभी सही क्वेश्चन उसके जवाब हैं, बाकी ये ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, तो उस पर निर्भर नहीं करेगा। फिर कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में और उसी तापमान पर बर्फ के कण की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों में अधिक ऊर्जा क्यों होती है बर्फ़ की तुलना में? तो बर्फ़ में आप जानते हैं अधिक ऊर्जा इसलिए होती है क्योंकि बर्फ़ जो पानी के कण होते हैं उसमें अधिक ऊष्मा होती है। क्यों होती है? अब आप देखिए, बर्फ़ के कण होंगे तो वे सिकुड़े होंगे, ठोस रूप में होंगे। जैसे जैसे वे पानी में कन्वर्ट होंगे तो उसमें से ऊष्मा निकलेगी तो वही ऊष्मा जल के कणों को मिल जाती है। तो यही इसका सही जवाब होगा। और इसका हम लोग देख लेते हैं कौन सा है। चूँकि बर्फ़ के तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, ऊष्मा तो निष्कासित होती है ना। बर्फ में जल वाष्प के रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान कण ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, ये भी गलत है। अगला देखेंगे ऑप्शन, कह रहा है चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा को विकिरणित करते हैं। नहीं, विकिरणित नहीं करते हैं। चूंकि
अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है कि चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। तो बर्फ के कण ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, जबकि वो पिघलता है तो क्या होता है, ऊष्मा का निष्कासन होता है। तो यही ऑप्शन है कि उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो कम होती है और उनकी तरल की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। बर्फ के कण दिया है, ध्यान देना है, बर्फ के कण ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तरल के कण जब बनेंगे तो उत्सर्जित होंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। फिर देखेंगे, ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन संवहन और विकिरण से होता है। तो किस में होता है चालन संवहन और विकिरण से? तो बॉयलर भट्टियों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है? तो इसके तापमान पर निर्भर करेगा, पिंड की प्रकृति पर निर्भर करेगा, इसकी पृष्ठ के विस्तार और प्रकार पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सभी ऑप्शन सही हैं इसके। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मीय, अब देखेंगे हम लोग ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि नीचे दिया गया एक अभिकथन है और एक कारण आर दिया गया है। तो अभिकथन ए, लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल छोड़ा जाता है, आप लोग देखे ही होंगे। फिर कह रहा है कि लोहा गर्मियों में फैलता है। हाँ बिल्कुल फैलता है। तो क्या कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। नहीं, ये तो दोनों सही हैं, लेकिन ए गलत है, आर सही नहीं, गलत, ये भी गलत है। कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की उचित व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर क्या है हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा सी। सी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या करता है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये 97 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे अगला 798 पर। कह रहा है कि तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान संचरण करती है। तो कौन संचरण करती है वो? संवहन। अब हम लोग देखेंगे तो उसमें संवहनी संबंधी ऑप्शन इसका ए सही जवाब हो जाएगा। संवहनी संबंधी तंत्र तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करती है? संचरण करती है। तंत्रिका नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा, श्वसन संबंधी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि 799 कह रहा है कि पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। तो क्या हो जाएगा? कन्वेक्शन। ऑप्शन नंबर ए संवहन हो जाएगा, कन्वेक्शन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट देखेंगे आज का, क्योंकि हम लोग 85 क्वेश्चन अब कवर कर रहे हैं। पहले हम लोग 100 कवर करते थे, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा टाइम लग जाता होगा। तो जल्दी जल्दी में 50 क्वेश्चन आप जल्दी से कवर कर सकते हैं। तो फिर जल्दी अगली वीडियो आएगी, आप टेंशन ना लीजिएगा। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको यदि पसंद हो तो लाइक करें, नहीं तो कोई बात नहीं है। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। सिर्फ एक आपसे एक गुरु की रिक्वेस्ट है, एक भाई की रिक्वेस्ट है। प्लीज़ यदि आप सुनते हैं मेरी आवाज़ को, मेरे वीडियो को अच्छे से देखते हैं, पूरा अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई दे रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि हर एक इंसान को एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और हम लोगों की यही मोटिवेशन है, आपका सपोर्ट। तो प्लीज़ सपोर्ट करना ना भूलें। और लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है। तो क्या होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। द्रव और गैसों में ताप अंतरण का कारण संवहन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद।